हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो अपनी फोर्थ एक्सरसाइज चल रही है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम, उस एक्सरसाइज का फोर्थ ए का क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करने का मेन मोटो ये है क्योंकि उस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेट जो भी हमने थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज को समझने की कोशिश की थी उसको अगेन हम यहाँ पे आज रिपीट करने वाले हैं और साथ ही साथ सिंप्लेक्स मेथड से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। और मेरी तरफ से स्टूडेंट्स इस चैप्टर और इस यूनिट का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है जिसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम जो है जो कि फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेट है तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, अपने जो भी एग्जाम्पल हैं सिंप्लेक्स मेथड से रिलेट उनको सॉल्व कीजिए क्योंकि आने वाले लेक्चर में मैं अपनी 5th यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं और उस 5th यूनिट में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ड्यूलिटी, द्वैतता और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स अर्थात नियतन समस्याएं। ये दो टॉपिक 5th यूनिट में आपके हैं और दोनों ही टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इस 4th यूनिट में सिंप्लेक्स मेथड के साथ साथ जो फर्स्ट चैप्टर था जहां से हम आलेखी विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे वो इम्पोर्टेंट था। तो यानी कि 4th यूनिट में अपनी आलेखी विधि और ये आने वाला जो सिंप्लेक्स जो मेथड है ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट थी। और 5th यूनिट में आने वाली ड्युअलिटी यानी द्वैतता और असाइनमेंट प्रॉब्लम नियतन समस्या इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 जो कि आपके सामने होगा क्योंकि आपको बुक की PDF अवेलेबल करवा दी गई है। और क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी कच्चे माल A, B और C से PQR प्रकार के 3 पदार्थों का उत्पादन करती है। एक कंपनी है जो कि 3 प्रकार के पदार्थ का उत्पादन करती है। अब वो 3 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से हैं? P, Q और R। PQR 3 प्रकार के पदार्थ हैं और एक कंपनी कच्चे माल ABC से, माल कौन कौन से हैं? एक A माल है, एक B माल है और एक C माल। 3 तरह की मतलब थिंग्स हैं और P प्रकार के हमें पदार्थ बनाने हैं। तो ये कहती है कि P की 1 इकाई के लिए A की 2 इकाई, P की 1 इकाई के लिए A की 2 इकाई, ठीक है। साथ ही साथ B की 3 इकाई माल की आवश्यकता पड़ती है यानी कि P की 1 इकाई के लिए A की 2 और B की 3, तो C की कितनी हुई? 0, ठीक है। साथ ही साथ है कि Q की 1 इकाई के लिए B की 2 इकाई और C की 5 इकाई माल की आवश्यकता होती है। अर्थात Q की इकाई के लिए B की 2 और C की 5, B की 2 और C की 5 किसके लिए? Q के लिए। तो A की कितनी हुई? 0। नेक्स्ट R की 1 इकाई के लिए A की 3, B की 2 और C की 4, R की 1 इकाई के लिए A की 3, B की 2 और C की 4 क्या है? C की 4 इकाई माल की आवश्यकता पड़ती है। ये तो अपने पास में इंफॉर्मेशन थी कि P, Q और R पदार्थ बनाने के लिए, P पदार्थ बनाने के लिए A की 2, B की 3 और C की 0 इकाई, Q प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए A की 0, B की 2, सो स्टूडेंट्स देखिए P प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए A की 2, 3 की, B की 3 और C की 0 इकाई, Q प्रकार की 1 इकाई के लिए A की 0, B की 2 और C की 5 और इसी प्रकार R प्रकार पदार्थ की 1 इकाई बनाने के लिए A की 3, B की 2 और C की 4 इकाई माल की आवश्यकता होती है। कंपनी के पास A माल की 8 इकाई, कंपनी के पास जो माल A है उसकी 8 इकाई, माल B की 10 इकाई और माल C की 15 इकाई, ठीक है। माल A की 8, माल B की 10 और माल C की 15 इकाई उपलब्ध हैं। अतः
पी क्यू और आर के लिए प्रति इकाई अनुमानित जो लाभ है, पी क्यू और आर के लिए प्रति इकाई अनुमानित लाभ जो दे रखा है वो है 3, 5, 4। यानी कि जो प्रॉफिट है पी के लिए कितना है 3, 5 और 8, 3, 5 और 4, सॉरी 3, 5, 4 है। ये क्या है लाभ। पी प्रकार की एक इकाई का लाभ है 3, क्यू प्रकार की एक इकाई का लाभ 5 और आर प्रकार की एक इकाई का लाभ है 4। अतः सिंप्लेक्स विधि से ज्ञात कीजिए कि अधिकतम लाभ हेतु प्रत्येक पदार्थ का कितना उत्पादन करना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ का अर्थात पी क्यू और आर पदार्थ का कितना उत्पादन करें कि आपको सबसे अधिक लाभ मिल जाए। उसके लिए आपको पी क्यू और आर पदार्थ की बे इकाई फाइंड आउट करनी है, जिनसे कि आपको जो प्रॉफिट है वो अधिक से अधिक मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है क्या इन पी क्यू और आर पदार्थ की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि माना पी पदार्थ की x1 इकाई, क्यू पदार्थ की x2 इकाई। क्योंकि ये सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व कराना चाह रहा है तो मैं इन वेरिएबल को x1 x2 तथा आर पदार्थ की x3 इकाई का उत्पादन किया जाता है, इकाई का उत्पादन किया जाता है। ये मैंने मान लिया कि P प्रकार की x1, Q प्रकार की x2 और R प्रकार की x3 इकाई का उत्पादन होता है। तब हमें x1, x2 और x3 की वह वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे कि लाभ मुझे अधिकतम मिल जाए। ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले एलपीपी में रिड्यूस करते हैं और एलपी में किस तरीके से बनेगी देखिएगा। P प्रकार की x1, Q की x2 और R की x3। ठीक है। तो देखिएगा 2x1, सबसे पहले तो उद्देश्य फलन देख लीजिए z। तो उद्देश्य फलन क्या है, उद्देश्य फलन मैक्सिमम है क्योंकि अधिकतम पूछ रहा है। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 P की एक इकाई के लिए लाभ 3 है तो x1 इकाई के लिए 3 इंटू x1 प्लस Q की एक इकाई का लाभ 5 है तो x2 इकाई का 5x2 प्लस R की एक इकाई का लाभ 4 है तो x3 इकाई का 4x3। ये हुआ उद्देश्य फलन मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस के 4x3। सो अब मैं बात करता हूं सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। सो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या होंगे, यहां से देखिएगा 2x1 प्लस के 0x2 प्लस के 3x3 एंड विच इज लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि ए प्रकार की कितनी उपलब्ध हैं 8 उपलब्ध है, यानी कि 8 से ज्यादा नहीं है। इसी प्रकार 3x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड 0x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 इज लेस देन इक्वल टू 15। ये हुए अपने पास में सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स। ठीक है। एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आर x1, x2 एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो ये दी गई प्रॉब्लम को हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के बाद स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इस मैक्सिमम उद्देश्य फलन को भी मैं यहीं पे लिख दूं, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 3x1 प्लस के 5x2 प्लस के 4 ऑफ x3। ठीक है। तो ये मेरे पास में एलपीपी बन गई। अब इसको सिंप्लेक्स विधि से सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वही मानक रूप। तो चलिए मानक रूप, इसका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप के लिए मैक्सिमम प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस के 4x3। ठीक है।
एंड हेयर देखिए सभी साइन लेस देन इक्वल टू के हैं तो सभी में न्यूनता पूरक चर जुड़ता है। सो 2x1 प्लस के 0x2 प्लस के 3x3 प्लस के x4 और यहाँ पे 3x1 प्लस के 2x2 प्लस के 2x3 प्लस के 0x4। देखिए इन वैल्यूज को 0x2 लिखना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज गलती होने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पे रहती है अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे तो। क्योंकि हो सकता है जब आप सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हो तो इन गुणांकों को कई बार भूल जाते हैं कि अगर x2 को आपने यहाँ पे शो नहीं किया विद जीरो कोफिशिएंट तब आप सिंप्लेक्स टेबल बनाते समय इस जीरो को भूल जाते हैं और फिर पूरी सिंप्लेक्स टेबल गलत हो जाती है। तो मेरा सजेशन यही है कि इस जीरो को भी आप इंडिकेट यहाँ पे कर दीजिए एंड प्लस यहाँ पे x5 जोड़ा और नेक्स्ट 0x1 प्लस के 5 ऑफ x2 प्लस के 4 ऑफ x3 प्लस के 0x4 प्लस के 0x5 एंड प्लस के x6। तो यहाँ पे 0x5 प्लस के 0x6 एंड हेयर 0x6 इज इक्वल टू 8, 10 और 15 एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहां आप लिख देते हैं कि x4, x5 और x6 क्या है, न्यूनता पूरक चर। स्टूडेंट्स ये भी लिखना जरूरी है कि जहां x4, x5, x6 न्यूनता पूरक चर हैं। अब सिंप्लेक्स टेबल की बात करते हैं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए है। देखिए इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपका एक तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो आप ग्राफिकल मेथड पढ़ते थे उससे भी कुछ सिमिलर ये प्रॉब्लम आई है, जहां आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को एलपीपी में रिड्यूस किया है, तो वो चीज़ भी आपके माइंड में दोबारा से रिवाइज हो गई होगी। अब क्या करते हैं, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट टेबल क्या होगी, देखिएगा CJ B XB एंड CB CJ B XB CB। X कौन कौन से हैं, X1, X2, X3, X4, X5 एंड X6। इनके करस्पोंडेंस उद्देश्य फलन में देखिए, उद्देश्य फलन में यहाँ पे ये भी लिख लीजिए 0x4, 0x5 एंड 0x6, क्योंकि ये क्या है, न्यूनता पूरक चर हैं तो उद्देश्य फलन में जीरो कॉस्ट के साथ जुड़ जाते हैं। 3, 5 एंड 4, बाकी ये सभी 0। एंड नाउ B क्या है, 8, 10 और 15। अब देखिए x1 और इनके गुणांक को लिख लीजिए, तो 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 2, 5, 0, 2, 5, 3, 2, 4, 3, 2, 4 और 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, तो देखिए अब इकाई सदिश x4, x5 और x6 के रेस्पेक्ट में है। दिस इज x4, x5 एंड x6, क्योंकि x4 1, x5 1 एंड x6 1। ठीक है, और इनकी कॉस्ट है 0, 0 एंड 0। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं नेक्स्ट ZJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ इज इक्वल टू CB इंटू XJ माइनस CJ। ZJ माइनस CJ क्या निकल के आएगा, देखिएगा, ZJ माइनस CJ क्या है,
देखिए 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 0 इंटू 0 0 -3, सो दिस इज -3। ऐसे ही ये -5, ये -4, और क्योंकि ये आधारी चर हैं तो इसके लिए z माइनस सी जे क्या होते हैं, 0 होते हैं। सो अब देखिएगा कि मोस्ट नेगेटिव क्या है, क्योंकि हमारे सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 नहीं है, इसका मतलब ऑप्टिमलिटी टेस्ट फेल होता है। तो फिर अब नेक्स्ट टेबल के लिए मोस्ट नेगेटिव इज -5, तो ये हो जाता है अब प्रवेशी सदिश, या प्रवेशी चर कौन सा होगा, x2। और अगर x2 प्रवेशी चर होगा तो अब हमें ये देखना है कि नेक्स्ट टेबल में अगर x2 को प्रवेश कराता हूं या आधार में तो फिर निकलता कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो जो है वो किस तरीके से निकालते हैं, bi अपॉन x ऑफ ij वेयर x ij ग्रेटर देन 0। सो हेयर देखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर 0 या फिर लेस देन 0 होते हैं तो उसको मैं लेता नहीं हूं, ठीक है। 10/2 10 b है और 2 x ij है, तो ये हो गया 5। 15/5 यानी कि 3, तो इसमें सबसे मिनिमम इज 3। इसका मतलब मुख्य पंक्ति और मुख्य कॉलम का जो अवयव है वो कहलाता है मुख्य अवयव, अर्थात की एलिमेंट। और की एलिमेंट अगर ये मिल गया, इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे मुझे बनाना है 1। और 1 बनाने के लिए यानी कि 1 और ये 0 और ये 0, यानी कि अब जो डिपार्ट होगा वो होगा x6 1 0 0। x6 डिपार्ट हो जाएगा, अपगामी हो जाएगा। तो अपनी नेक्स्ट टेबल क्या बनने वाली है देखिएगा, cj b xb एंड cb। और हम जानते हैं कि अगर न्यूनता पूरक या फिर अधिक पूरक चर हैं तो नेक्स्ट टेबल से उसके संगत जो कॉलम है, स्तंभ है, उसको हम रिप्लेस नहीं करते हैं। बट अगर कृत्रिम चर हो तो कृत्रिम चर को नेक्स्ट टेबल से बाहर एकदम से निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट टेबल क्या बनने वाली है अपनी, देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 और x6 3 5 4 0 0 0, ठीक है। अब देखिए x6 की जगह पे कौन सा प्रवेश होने वाला है, x2। तो सबसे पहले तो इस x6 की जगह x2 लिख लीजिए, ये x5 है ही, ये x4 है ही, सो ये 0 0 और x2 के रेस्पेक्ट में कॉस्ट इज 5। एंड नाउ मुझे इसको बनाना है 1, तो मैं इस पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दूं, तो 5 से डिवाइड करने पर 15/5 यानी कि ये हो गया 3, 0/5 इज 0, 5/5 इज 1 एंड 4/5 ये 0 और ये 1/5। अब क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे इसको 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है, लेकिन देखिए ये ऑलरेडी 0 है, और अगर ये ऑलरेडी 0 है इसका मतलब हमें कोई काम नहीं करना है। 0 को 0, अगर मुझे 0 यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब मेरा काम यहाँ पे इजी है, यानी कि मैं इस रो को एज इट इज लिख देता हूँ, यानी कि 8 2 0 3 1 0 एंड 0। क्योंकि मुझे यहाँ 0 चाहिए था तो 0 मेरे पास था ऑलरेडी, मैंने इस रो को एज इट इज लिख दी। अब बात यह है कि मुझे अब यहाँ पे भी 0 बनाना है, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से गुना करके इसमें से इसको घटा दूं, इसको 2 से गुना करके इसमें से इसको घटाता हूं, तो 2 से गुना किया, सो 2 - 2 इज 0। 2 माइनस इसको 2 से गुना करना है, तो 2 माइनस 8/5 यानी कि ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2/5, तो ये हो जाता है 2/5। एंड अगेन 0 - 2 × 0 इज 0, 1 - 2 × 0 इज 1 एंड 0 - 2/5 यानी कि माइनस के 2/5, एक ये रह गया। 3 - 2 × 0 इज 3 एंड 10 - 2 × 3, 10 - 2 × 3 यानी कि 10 - 6 यानी कि हो जाएगा 4। काम इजी हो गया। अब वही सब काम करते हैं क्या, zj - cj, और zj - cj क्या होगा, 2 × 0 0, 3 × 0 0 प्लस 5 × 0 इज 0 -3, सो दिस इज -3 एंड 0 0 0 0 5 -5 इज 0, क्योंकि x2 क्या है यहाँ पे अब आधारी चर है, तो इसके लिए तो zj - cj 0 आने वाला है।
30000 5 इंटू 4 यानी कि 4, और 4 माइनस 4 इज 0। 1000000 is 0, this is 0 and this is 0000 and 1/5 and 5 is 1। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सब जीरो हैं और 1 पॉजिटिव है, लेकिन -3 नेगेटिव है, और -3 नेगेटिव आते ही हमारी ऑप्टिमलिटी टेस्ट अगेन फेल हो गया। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट अगर अगेन फेल हो गया तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको अब मैं प्रिवेसी सदिश देता हूँ। सो स्टूडेंट्स -3 यहाँ पे एक ही वैल्यू ऐसी है जो माइनस है, तो यही हमारे पास में प्रवेश हो जाता है। और अगर ये प्रवेश हुआ -3 यानी कि x1, तो अब मुझे चाहिए जो डिपार्ट होने वाला है, निर्गत होने वाला है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो जैसे हम निकालेंगे तो इसके लिए देखिएगा 8/2 यानी कि ये हो जाएगा 4, और 4/3 ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। और यहाँ पे ये 0 है तो इसको नहीं लेंगे, तो इसमें मिनिमम कौन सी वैल्यू है, ये। इसका मतलब मुख्य पंक्ति और मुख्य स्तंभ, यानी कि ये एलिमेंट हो गया मुख्य अवयव। और अगर ये एलिमेंट मुख्य अवयव हुआ तो इसके संगत जो 1 है, यानी कि ये 1 यानी कि 100 यानी कि x5 अब यहाँ से क्या होने वाला है, x5 यहाँ से अब निकलने वाला है, जबकि x1 यहाँ पे अब x5 की जगह नेक्स्ट टेबल में x1 आने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, और फिर लास्ट एंड फाइनल टेबल हम बनाते हैं। सो देखिएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, देखिए मुझे ये यानी इसको 1 बनाना है, इसको 0 और इसको 0, तो ये 0 है। तो नेक्स्ट टेबल में स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टेबल को चलिए मैं यहीं पे बना दूं, इन सबको मुझे कर देना है रफ, ठीक है। और फिर हम करते हैं सो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो अपनी बनने वाली है वो थर्ड टेबल है, और ये सेकंड थी, और थर्ड टेबल में मुझे देखिए इसको बनाना है 1। तो इसको 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड कर दूं। सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पे ये x2 था, और अब x5 की जगह क्या आने वाला है, x1, x4 एज इट इज। सो x1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 5, सॉरी x1 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 5, और ये 0 है। अब देखिए 3 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये हो जाएगी सेकंड रो, 3 से डिवाइड 4/3, ये 1, ये 0, एंड ये 2/15, ये हो जाएगा 0, 1/3, ये हो जाएगा माइनस के 2/5 या 15, ठीक है। क्योंकि ये 0 लाना था और 0 ही है तो इसको एज इट इज रहने दो। 3 0 1 4/5 0 0 एंड 1/5। अब मुझे इसको क्या बनाना है, 0, तो मैं इसको 2 से गुना करके इसमें से इसको घटा दूं। तो देखिए 2 माइनस 2 इंटू 1 इज 0, 8 माइनस इसको 2 से गुना करना है, तो 8 माइनस 4 दूनी 8/3 यानी 8 या 24। सो ये 24 माइनस 8 है 16/3, तो ये हो जाएगा 16/3। अब देखिए ये है 0, सो 0 माइनस 0 इंटू 2 इज 0, अगेन 3 माइनस 2 दूनी 4/5 यानी कि 3 माइनस 4/5, 5 या 4/5 है ये ना, 3 दूनी 6, सॉरी 3 माइनस 2 दूनी 4/15, तो 15 थी 45, 4 41/15, ठीक है। ये 41/15 हो गया, 41/15।
x4 के लिए 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 1 और 0 माइनस 2/3 माइनस के 2/3 एंड 0 माइनस 2 दूनी 4/15 यानी कि प्लस के 4/15। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ZJ माइनस CJ निकालना है, तो क्योंकि ये आधारित चर है 0, आधारित चर है 0, एक आधारित चर है ये भी 0। इस पे बात करते हैं। 0 इंटू दिस इज 0 एंड 3 दूनी 6/15। देखिएगा 3 दूनी 6/15 प्लस 5 चौकू 20/5 यानी कि 20/5 यानी कि 4 और फिर माइनस CJ इज -4 यानी कि दिस इज 6/15 एंड हेयर इज 2/3 इंटू 0 इज 0 एंड 1/3 इंटू 3 इज 1, 0 इंटू 5 इज 0 एंड -0 यानी दिस इज 1, ये 1 हुआ एंड दिस इंटू दिस 0 एंड माइनस के 6/15 माइनस के 6/15 और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 6/15 यानी कि कितना हुआ 9/15, तो ये हुआ 9/15। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको मैं अब रफ कर रहा हूं और मैंने देखा कि ऑल ZJ माइनस CJ, सो हेयर ऑल ZJ माइनस CJ यानी कि यहाँ पर सभी ZJ माइनस CJ कैसे हैं, या तो इक्वल 0 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल 0 है। इसका मतलब ऑप्टिमल टेस्ट इष्टतम हल मिलता है, और इष्टतम हल मिलता है तो वो क्या होगा, x1 बराबर, x1 की वैल्यू क्या है 4/3, x2 बराबर, x2 की वैल्यू है 3 और x3 बराबर, क्योंकि यहाँ पे x3 नहीं है आधार में तो फिर x3 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये आपका हुआ इष्टतम हल, जहां आपने देखा था कि x1 की 4/3, x2 की 3। सो मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल्स टू, उद्देश्य फलन क्या था 3x1, तो 3 इंटू 4/3 प्लस के 5x2 यानी कि 5 इंटू 3 प्लस के 4x3 यानी 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल यानी कि 4 प्लस के 5 या 15 यानी कि 19 आपका फाइनल मैक्सिमम क्या हो जाता है Z। उद्देश्य फलन जो है Z की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 19। कब, जब आप x1 की 4/3 इकाई रखते हैं और x2 की 3 इकाई रखते हैं, जबकि x3 को बिल्कुल भी उत्पादक यानी कि x3 का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करते हैं, तब आपको मैक्सिमम लाभ मिलता है 19 रुपए का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये प्रॉब्लम कैसी थी, जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेट थी, और फर्स्ट चैप्टर से रिलेट होने के कारण इसका जो सॉल्यूशन था अब ग्राफिकल मेथड से ना पूछ के सिंप्लेक्स मेथड से पूछा है। ठीक है, और सिंप्लेक्स मेथड से भी हमने इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर लिया। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में यहीं तक, और हमारी ये 4th यूनिट कंप्लीट होती है, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम कंप्लीट होती है, और जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, वो अब आपको ही करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आने वाले कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन क्लास चलने वाली है उनमें वो सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बाकी जितना हो सके आप सबसे पहले तो आप खुद से कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी 5th यूनिट अर्थात ड्यूअलिटी एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।